आपके एक पुराने साथी हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब जब बिहार में मतदान का प्रतिशत बढ़ता है वहां राजद की सरकार बन जाती है। मतदान इस बार भी ज्यादा है, तो क्या सत्ता परिवर्तन आप देख रहे हैं? अगर भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करने में कामयाब न हुई तो स्वाभाविक रूप से राजद सरकार बना सकती है। अभी 2 दिन पहले जयप्रकाश की वापसी हो गई है बसपा में, आपके पुराने साथी रहे हैं, भूमिकाएं तो बन रही हैं। जिस आइडियोलॉजी से बसपा पार्टी बनाई गई थी, जिस आइडियोलॉजी पर बसपा 4 बार सरकार में आई, जिस आइडियोलॉजी पर बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, आज वो आइडियोलॉजी बसपा से गायब है, तो बसपा का मतलब क्या रह गया? मैंने ये बात आपकी रामजी गौतम जी से पूछी, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आइडियोलॉजी तो आपकी भी नहीं रही, आप बसपा छोड़ के भाजपा में चले गए क्योंकि आपको अपनी बेटी को टिकट दिलाना था, फिर आप सपा में आ गए क्योंकि आपको एमएलसी बनना था। जो राजनीति में कल तक शून्य थे वो बसपा का मूल्यांकन और स्वामी प्रसाद मौर्य का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब, हमारे साथ फ्रेम में है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, बिहार चुनाव खत्म हो गया, तीसरा मोर्चा बनाया था आपने, लेकिन दिल लगा के चुनाव नहीं लड़ा, गए नहीं आप एक बार भी बिहार। मैंने चुनाव लड़ने के लिए कुछ कर्ताओं की मांग पर अपनी सहमति जरूर दे दी थी, लेकिन निर्वाचन कार्यालय से उनको अपने सभा करने का अनुमति ही नहीं मिली। अच्छा। जिसके नाते मैं चाहते हुए भी नहीं जा सका। हफ्ते भर लगातार कार्यकर्ता दौड़ाते रहे, आजकल पूरा टाइम पास कर दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं को अनुमति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्या वजह बताई गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से? वो डायरेक्ट कोई कारण भी नहीं बताया, तो लोग दौड़ाते रहे ना, आज देंगे कल देंगे ये करके दौड़ाते रहे, हम तो टालते चले गए। एक तरफ दूसरे बड़े बड़े नेता मतलब जान झोंके हुए थे, अखिलेश यादव 26-26 रैलियां कर रहे हैं, योगी जी 20-20 जनसभाएं कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के भी टीम के लोग वैसी भी पूरा छाए हुए थे सीमांचल में। कमी खली आपको लग रहा था कि जाना चाहिए था, थोड़ी फिजा बनती? नहीं, जाना चाहिए था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग के चुनाव हो रहा हो बिना उनके अनुमति के भी जाना तो क्या होगा, सभा कहाँ हो पाएगी? अच्छा, ओवैसी साहब ने तो वहां की सीमांचल की 3 सीटों पर मायावती को खुला सपोर्ट कर दिया, अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए। उन्होंने कहा यहाँ पर बसपा मजबूत लड़ रही है, इसलिए हम बसपा को सपोर्ट करेंगे। ये सरेंडर क्यों कर रहे हैं वो? मेरा न जाना, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण तो रहा होगा। अगर आप जाते तो वो सरेंडर नहीं करते? नहीं, उसमें एक कारण ये भी था, सरेंडर करना भी एक कारण। अच्छा, आप इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने बसपा को सपोर्ट कर दिया? कई कारण से, इसलिए धर्म को जिस तरह से निभाना चाहिए नहीं निभाया गया, इसलिए उचित नहीं समझा मैं जाना। तो ओवैसी साहब ऐसा तो नहीं कि वो यूपी की पटकथा लिख रहे हैं, कोई गठबंधन में उन्हें ले नहीं रहा है, वो यहाँ अखिलेश जी से चाहते थे, वहां तेजस्वी यादव से चाहते थे। कौन किससे चाहता, कौन किससे नहीं चाहता, मैं इससे बहस नहीं। 27 में क्या करूंगा? नहीं, वो ये चाहते थे कि मायावती पर हम बस बिहार में एहसान करते हैं और उनसे कोशिश करते हैं अगर यूपी में 2-4-10 सीटें मिल जाएं। बहरहाल उनकी क्या सोचे क्या नहीं सोचे, मैं उसे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसमें हमारे निशाने पर ना ओवैसी साहब है ना बहन जी है, क्योंकि इस प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार है, इसलिए हमारे निशाने पर भाजपा सरकार है। तो इसीलिए मैं दाएं बाएं न करके सीधे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, और लक्ष्य ही हमारा आगे 27 में यही लक्ष्य रहेगा। इसलिए कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, वो बहस का विषय नहीं। क्या रिस्पांस दिख रहा है वहां पर? आपकी टीम जो लड़ रही थी उसके बारे में देखिए, किसी क्षेत्र में वहाँ इंडिया अलायंस आगे दिखाई पड़ रही, कहीं पर इंडिया अलायंस दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के लड़ाई तो कांटेदार है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए मतगणना करना पड़ेगा। आपके एक पुराने साथी हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब जब बिहार में मतदान का प्रतिशत बढ़ता है वहां राजद की सरकार बन जाती है। उन्होंने कहा कि 95 में मतदान प्रतिशत बढ़ा, लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, फिर 99 में भी हुआ, फिर 2000 में भी हुआ। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तब वहां सत्ता परिवर्तन होता है, लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। इस बार फर्स्ट फेज में 65% हुआ, सेकेंड फेज में लगभग 70% हुआ। मतदान इस बार भी ज्यादा है, तो क्या सत्ता परिवर्तन आप देख रहे हैं? हो सकता है, राजनीति में क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और ये इसी को जनमत कहते हैं
और इसी को इसी को चुनाव कहते हैं। चुनाव में मतगणना में ही पता लगता है जनता क्या निर्णय ले रही है। कयासबाजी लगाना हम समझते हैं ये लोकतंत्र का केवल मजाक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर की बात से आप कितने % इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, तो हम भी कह रहे हैं कि राजनीति जी ने कहीं कहीं बहुत चल रहा है। हमने तो पहले ही कह दिया, यही कांटेदार है। सरकार बनाने की कंडीशन में दिख रही है? अगर भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करने में कामयाब न हुई तो स्वाभाविक रूप से राजद सरकार बना सकती है। स्वामी प्रसाद जी को लेकर के एक बार फिर से बड़ा यूपी में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अभी बहन जी 9 अक्टूबर को रैली करने वाली थी, तब बसपा को लेकर के हवा उड़ने लगी थी, अब जो है सपा की हवा उड़ने लगी है। कितनी इन हवाओं में सच्चाई है? कोई गंभीरता देखते हैं इन बातों में? आप खुद ही कह रहे हैं हवा, हवा तो हवा होती है, उसका कोई जड़ होता नहीं, कोई दम होता नहीं। लेकिन हवा कहीं तो जाके ठहरती है। कभी कभी हवाएं बेमतलब की चलती है। ये बेमतलब की नहीं है। अभी 2 दिन पहले जयप्रकाश की वापसी हो गई है बसपा में, आपके पुराने साथी रहे हैं और 2018 में उनको पार्टी से बाहर किया गया था। 7 साल के बाद उनकी वापसी हुई, 8 साल के बाद। तो भूमिकाएं तो बन रही हैं। बात यह है कि जिस आइडियोलॉजी से बसपा पार्टी बनाई गई थी, जिस आइडियोलॉजी पर बसपा 4 बार सरकार में आई, जिस आइडियोलॉजी पर बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, आज वो आइडियोलॉजी बसपा से गायब है। तो बसपा का मतलब क्या रह गया है? आज एक विधायक पर बसपा को इंतजार करना पड़ रहा है, संतोष करना पड़ रहा है। अगर बसपा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मानव आश्रम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से किनारा नहीं किया होता तो शायद बसपा की दुर्गति नहीं होती। तो उसके लिए तो खुद बहन जी जिम्मेदार है। कार्यकर्ताओं ने तो हमेशा बसपा को हाथों हाथ दिया। जब नेता ही कंधा दे दिया तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? मैंने ये बात आपकी रामजी गौतम जी से पूछी थी, राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि अगर बहन जी अपनी पुरानी आइडियोलॉजी पे लौट आएंगी तो सोचा जाएगा। तो वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आइडियोलॉजी तो आपकी भी नहीं रही, आप बसपा छोड़ के भाजपा में चले गए क्योंकि आपको अपनी बेटी को टिकट दिलाना था, फिर आप सपा में आ गए क्योंकि आपको एमएलसी बनना था। तो आदमी वो आदमी आइडियोलॉजी की बात करे जिसकी खुद आइडियोलॉजी रही हो। पहली बात तो जो राजनीति में कल तक शून्य थे वो बसपा का मूल्यांकन और स्वामी प्रसाद मौर्य का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? एक चीज, शायद जिसका आप नाम ले रहे हैं उनको ये नहीं मालूम कि बेटी को सबसे पहले टिकट बहन ने दिया था। अलीगंज से मेरे चुनाव रहा, मैनपुरी से पार्लियामेंट चुनाव रहा। तो उसमें तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं नहीं थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मांगा भी नहीं था, बल्कि मैंने मना किया था कि मैं परिवारवाद का घोर विरोधी रहा हूँ और मेरी बेटी को आप टिकट क्यों दे रही हैं? तो उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, टिकट मैं दे रहे तुमको, तुम दे रहे हो, तुम पर कौन आरोप लगाएगा? ये मेरा निर्णय है। तो इसलिए जब बहन जी खुद उनको जिसको मैदान में चुनाव में उतार दिया है, वो कोई नई बात है क्या कि वो टिकट दे रहा है? चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ थे, वो तमाम इश्यूज पर खुलकर बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव पर वो कहते हैं कि प्रत्याशियों ने दिल लगाकर अगर चुनाव लड़ा होता, मेरी जनसभा के लिए अरेंजमेंट किया होता तो मैं भी वहां पर जरूर जाता। हालांकि वहां के क्या सियासी समीकरण होंगे और वहां पर जो बना गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में भी कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन मौर्य जी तैयार हैं तमाम विचारों के साथ। आज की चर्चा में इतना ही। आपको कैसी लगी चर्चा में बताइएगा। नमस्कार।